वेलकम टू गुरु जी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय विज्ञान पर प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश का क्या अर्थ है। दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को देखेंगे कि दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश का संचारण देखेंगे कि प्रकाश का संचारण कैसे होता है। फिर प्रकाश की किरण देखेंगे कि प्रकाश की किरण किस रेखा पर चलती है। प्रकाश का परावर्तन देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके क्या नियम हैं, उनके नियमों को देखेंगे। और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे और उसके नियमों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जिससे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये जो सूर्य है, सूर्य की किरण इस पेड़ पर पड़ रही है, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि पेड़ का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, जो कि सूर्य की किरण आ रही है और वह रिफ्लेक्ट होकर के हमको दिखाई पड़ रहा है। तो यह सब किसके कारण संभव हुआ? यह सब प्रकाश के कारण संभव हुआ कि सूर्य की किरण आ रही है और पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब कि ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि हम लोगों को वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। वस्तु मतलब कि पेड़ वगैरह और सभी चीज़ों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो सिंपल डेफिनेशन थी। अब हम लोग समझेंगे दीप्त और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश होता है। उदाहरण के लिए समझेंगे सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वो दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? अदीप्त वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण है मून, मतलब कि चंद्रमा, जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और रिफ्लेक्ट करके हम लोगों को दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। तो यह एक अदीप्त वस्तु है। तो दीप्त वस्तुएं सूर्य और अदीप्त वस्तुएं चंद्रमा। दीप्त मतलब कि जो जिसका खुद का प्रकाश हो, अदीप्त जिसका खुद का प्रकाश ना हो। अब जो दीप्त वस्तुएं होती हैं वो दो भागों में बटी हुई हैं, एक प्राकृतिक वस्तु, दूसरी कृत्रिम वस्तु। प्राकृतिक वस्तु वह होती हैं जो प्रकृति द्वारा, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है लेकिन वो प्रकृति द्वारा दी गई होती हैं। जैसे कि सूर्य, वो प्रकाश जो कि प्रकृति द्वारा दिया होता है, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए आदि, ये सब चीज़ें जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। और कृत्रिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो कि मानव निर्मित द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है, वो सभी कृत्रिम वस्तुएं होती हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे लैंप हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, मोमबत्ती हो गई आदि, यह सब चीज़ें कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण था जो हम लोगों ने देखा, चंद्रमा, जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और भी चीज़ें हैं जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गए, बर्तन हो गए, वो सब का खुद का प्रकाश नहीं होता है। पेड़ भी हो गए, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि टॉर्च मारी गई तो हमें कुर्सी दिखाई पड़ी। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का संचारण। समझेंगे हम लोग कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका एक उदाहरण है कि सबसे पहले हम लोग 3 कार्ड लेंगे, जैसे कि इस पर लिया गया कार्ड ए, कार्ड बी, कार्ड सी। तीनों को लिया, तीनों को बराबर से काट लेंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। फिर तीनों को एक ही जगह से सुई के माध्यम से तीनों में एक ही जगह से छेद करेंगे और कार्ड को किसी कील के माध्यम से उसको बराबर पर रख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक तरफ टॉर्च रखेंगे या कोई मोमबत्ती रखेंगे और कार्ड के दूसरी तरफ से हम लोग देखेंगे, छेद से देखेंगे। यदि आप किसी भी कार्ड को अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिला देंगे तो आपको
टॉर्च या मोमबत्ती दिखना बंद हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का संचारण हमेशा सीधी रेखा पर होता है। ये हम लोगों ने प्रकाश का संचारण देखा। इसको आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश की किरण कैसे चलती है। 3 तरीके से, समांतर किरण पुंज, पैरेलल रे जिसे कहा जाता है, दूसरा अभिसारी किरण पुंज जिसे कन्वर्जेंट रेस कहा जाता है, और तीसरा अपसारी किरण पुंज जिसे डाइवर्जेंट कहा जाता है, डाइवर्जेंट रेस। अब सबसे पहले हम लोगों को किरण पुंज समझने से पहले, उससे पहले हम लोगों को किरण समझना है कि ये किरण क्या होता है। तो किरण जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, ये सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य मतलब कि प्रकाश के स्रोत से चलने वाली रेखा को, ये प्रकाश के स्रोत से जो चलने वाली रेखा है उसको हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। तो प्रकाश के स्रोत से जो रेखा चलती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। अब ये किरण पुंज क्या होता है? तो जहाँ पर ये प्रकाश के स्रोत से जो किरण चली, जहाँ किरण के समूह बन जाते हैं, किरण के समूहों को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों, सूर्य है उससे प्रकाश निकला, किरण निकली। अब वो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण के समूह को कहेंगे किरण पुंज। अब हम लोग समझेंगे समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि किरण पुंज जो हैं एक दूसरे के समान पर हैं, पैरेलल पर हैं, इसलिए हम लोग इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। दूसरा अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अभिसारी होता है किसी एक बिंदु पर, यह एक बिंदु है, प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो किसी एक बिंदु पर जा करके मिलती हैं, जिसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से समझेंगे, किसी एक बिंदु पर, ये एक बिंदु है, उस पर प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो जा करके मिलती हैं, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, मतलब कि कन्वर्जेंट रेज। अब अपसारी किरण पुंज समझेंगे। अपसारी किरण पुंज, किसी बिंदु प्रकाश के स्रोत से किरणें चारों दिशाओं में जा करके फैलती हैं। तो मतलब कि एक बिंदु से जो प्रकाश के स्रोत है, ये मेन प्रकाश का स्रोत ये बिंदु है, और इसी बिंदु से किरणें जो चारों दिशाओं में फैल रही हैं। इसका उदाहरण हम लोग सबसे बढ़िया समझेंगे, जैसे कि सूर्य हो गया, टॉर्च हो गई, ये प्रकाश का स्रोत है और एक बिंदु प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ से चारों दिशाओं में किरण फैल रही है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण फ्लैश लाइट हो गई, मतलब कि टॉर्च हो गई। तो यह अपसारी किरण पुंज हो गया। तो हम लोगों ने तीनों को देखा, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर जो कि एक दूसरे के समांतर पर चलती हैं, अपसारी जो कि एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाकर के मिलती हैं, और अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से प्रकाश स्रोत से किरण चारों दिशाओं में फैलती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। जब प्रकाश की किरण, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से टॉर्च मारी जा रही है और प्रकाश की किरण निकली, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से, यह पॉलिश की हुई सतह है जिसे परावर्तक सतह कहते हैं, पॉलिश की गई चमकीली सतह से टकरा करके पुनः मुड़ जाती है, उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई चमकीली सतह से टकरा करके पुनः मुड़ जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन है। आप समझेंगे ये आपतित किरण क्या होती है। तो यहाँ से कोई हमने टॉर्च मारी, तो जो टॉर्च से किरण निकली वो कौन सी किरण हुई? आपतित किरण हुई। आपतित किरण क्या होती है? किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, यह सतह है, इस सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, उन्हें हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये सतह कौन सी है? परावर्तक सतह है, जो कि एक तरफ से पॉलिश की गई हुई है। दूसरा, ये परावर्तित किरण क्या होती हैं? परावर्तित किरण होती हैं वह
किसी वस्तु मतलब कि ये पॉलिश की गई सतह है, इससे टकरा करके पुनः लौट जाती हैं, वो किरण कौन सी होती हैं? परावर्तित किरण होती हैं। तो सिंपल था, यहाँ से टॉर्च मारी जिससे आपतित किरण निकली और वो आपतित किरण किसी पॉलिश सतह से टकरा करके पुनः परावर्तित किरण पर बदल जाती हैं। तो ये दोनों हम लोगों को पॉइंट समझ में आ गए, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब समझेंगे ये बीच वाली रे कौन सी होती है। ये इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, एन से डिनोट किया गया है, और हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक तरीके की काल्पनिक रेखा होती है जो कि कल्पना की गई होती है। यह जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं वहाँ पर एक बिंदु बनता है, उस बिंदु के सीधे लंब पर अभिलंब बनता है, अभिलंब रेखा खींची जाती है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। यह एक तरीके की काल्पनिक रेखा है। तो जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो बिंदु बनता है उसके लंब पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। सिंपल था। अब हम लोग इसके नियमों को समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए तभी आप लोग नियम समझ पाएंगे। तो पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, पहली आपतित किरण हो गई, दूसरी परावर्तित किरण हो गई, और तीसरा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हों। तीनों कहाँ पर हों? तीनों एक ही तल में हो। ये पहला नियम बोलता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब, जो कि तीनों एक ही तल पर हों। ये नियम पहला था। अब नियम दूसरा समझेंगे। नियम दूसरा कहता है कि ये जो आपतन कोण है, आई जिसे डिनोट किया गया है, और ये आर जिसे परावर्तन कोण कहा जाता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या कह रहा है कि आपतन कोण जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं इक्वल टू परावर्तन कोण इक्वल टू आर। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। सिंपल था, दोनों नियम हम लोगों ने समझ लिया। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। सिंपल। इसका उदाहरण हो गया दर्पण, हो गया तारों का टिमटिमाना, ये सब इसके उदाहरण हैं जिनको अभी हम लोग आगे भी समझेंगे। अब इसी के साथ साथ परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब जैसे कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कभी कभी पानी के अंदर अगर कोई आपने बर्तन डाला है या कोई पेंसिल आपने रखी, तो आप देखेंगे वो पेंसिल ऐसा लगेगा आपको कि जैसे वो पेंसिल मुड़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो हमने डाली उसके बाद वो टेढ़ी चली गई वो पानी के अंदर। वो प्रकाश का अपवर्तन है। तो यहाँ पर अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश, यहाँ से आपतित किरण आ रही, मतलब कि प्रकाश आ रहा है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, ये पहला माध्यम है, उसके बाद ये इसके नीचे दूसरा माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, ऐसे जा रही थी, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर से नहीं तो देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण जो कि प्रकाश की किरण हुई, एक माध्यम से, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जा रही है और प्रवेश करते समय वह विचलित हो जाती है, मतलब कि अपना रास्ता भटक जाती है, जिससे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपतित किरण जैसे कि हम लोगों ने देख लिया है, आपतित किरण प्रकाश की किरण होती है जो कि किसी सतह पर पड़ती है। तो यह आपतित किरण है जो कि सतह XY पर पड़ रही है। अब उसके बाद यह किरण जाती है, उसके बाद यह अपवर्तित किरण पर बदल जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है, प्रवेश करती है और अपने मार्ग से, ये देखिए अपने मार्ग से विचलित हो रही है,
विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और यह अपवर्तित किरण हो जाती है। अपवर्तित किरण कौन सी होती है? जो किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाती है, तो पुनः वापस चली जाती, तो ये लौट रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, जिसको हम लोग अपवर्तित किरण कह रहे हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण समझ गए। अभिलंब समझेंगे। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो बिंदु होता है, उसके लंब पर खींचे जाने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। सिंपल है। तो आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, इस पे समझ गए। ये सीधी पारदर्शी सतह है। पारदर्शी सतह कौन सी होती है? वह सतह होती है जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आर पार चली जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शीशा। शीशा एक पारदर्शी सतह है जिसमें किरणें आर पार जा सकती हैं। ठीक है, तो पारदर्शी सतह हो गई। तो अब समझेंगे नियमों को। प्रकाश के अपवर्तन में भी दो नियम हैं। अगर आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ लिए तो अपवर्तन के नियम भी समझ में आ जाएंगे। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये तो उसमें भी था। ठीक है, अब दूसरा, बस इसका जो दूसरा नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन में चेंज है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, जिसे हम लोग आपतन कोण, जो कि कहाँ पे बना है? आपतन कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है वो आपतन कोण है, आई से डिनोट किया गया। तो आपतन कोण मतलब आई बटे आर, आर मतलब हो गया अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण उन्होंने क्या बताया? वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि स्थिरांक होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। जब भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण को भाग दिया जाएगा तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये इन्होंने प्रकाश के अपवर्तन में दूसरा नियम कहा। तो फिर से समझ लेते हैं। उन्होंने कहा अपवर्तन कोण जो कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना है, और आपतन कोण जो कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा आपतन कोण जो कि आई है और अपवर्तन कोण जो कि आर है, और दोनों क्या कह रहा है? आई अपॉन आर, जो कि हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा हमेशा। तो ये इन्होंने दूसरा नियम बताया। बस यही एक नियम चेंज है। दोनों, अब सभी चीज़ों को हम लोग नीचे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किरण, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये एक चमकीली सतह है नीचे, चमकीली सतह से टकरा करके पुनः मुड़ जाती है। मुड़ गई, ये देखिए मुड़ गई, बीच में अभिलंब था, पुनः मुड़ जाती है, जिस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। सिंपल। यह हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं पर होता है। अपारदर्शी वस्तुएं जो कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं हो पाता, प्रकाश की किरणें जो हैं इसके आर पार नहीं हो पाती, जैसे कि लकड़ी हो गई, धातुएं हो गई, ये सब अपारदर्शी वस्तुएं होती। तो ये हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं पर होता है। दूसरा पारदर्शी। अब देखेंगे अपवर्तन कोण क्या है। जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, एक माध्यम, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है। प्रकाश की किरण आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, प्रवेश करते समय वो अपने मार्ग से देखिए थोड़ा टेढ़ी हो गई, विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल, लर्न करने में बिल्कुल आसान। ये हमेशा पारदर्शी वस्तुओं पर होता है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। उदाहरण के लिए शीशा, तो यह हमेशा पारदर्शी वस्तुओं पर होता है। सिंपल। अब दोनों के नियम देख लेते हैं। दोनों के पहले नियम तो सिंपल हैं, दोनों के पहले नियम सेम है। इसका देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन का। इसने कहा आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई। दूसरा कहा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। तीसरा कहा अभिलंब, ये अभिलंब हमने बना लिया। तीनों एक ही तल में होंगे, सबसे पहला नियम इन्होंने ये बोला। दूसरा क्या बोला? आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण। आपतन ये है जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आई, और दूसरा परावर्तन कोण जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। उन्होंने कहा दोनों जो होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर में होंगे। ये दूसरा नियम था प्रकाश के परावर्तन का। सिंपल। अब इसके नियम देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें कहा गया पहला नियम वही है कि आपतित किरण ये आई,
उसके बाद ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब बना दिया हमने। तो कहा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। सिंपल, पहला नियम खत्म। दूसरा समझते हैं। इन्होंने कहा, ये बनाया हमने फिर से थोड़ा, इन्होंने कहा आपतन कोण, फिर से बना लेते हैं, ये बनाया, ये बनाया। इन्होंने कहा आपतन कोण, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। दोनों के बीच में कौन सा कोण है? आपतन कोण है। अब अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बना? वो अपवर्तन कोण बना, जिसको हम लोगों ने आर से डिनोट किया, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब कि स्थिरांक हो रहेगा, मतलब कि उसकी जब भी आपतन कोण का डिवाइड अपवर्तन कोण से किया जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, स्थिरांक रहेगी, ठीक है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, जो कि थोड़ा अटपटा है, इसको हम लोगों को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। और सब तो नियम एक दूसरे में समान है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, दर्पण। दर्पण जो है प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। इसमें तारों का टिमटिमाना ये सब भी प्रकाश के परावर्तन के जरिए होता है। दूसरा, इसका उदाहरण देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। पानी के बर्तन में, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, ये पानी का बर्तन है, इस पर ये दर्पण है जो कि प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण हो गया। अब पानी का बर्तन है, ये पानी का बर्तन है, इस पर अगर हमने पेंसिल डाली, जहाँ से पेंसिल से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पेंसिल ने प्रवेश किया और प्रवेश करने से यह थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब कि थोड़ी सी ये पेंसिल हमको देखने में ऐसा लगता है कि मुड़ी सी प्रतीत हुए, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन का नियम उदाहरण है, ठीक है। सिंपल था। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अच्छे से समझ लिया है, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।